जब समय प्रतिकूल होता है, कितनी भी सुरक्षा कर ली जाए चीजें चली ही जाती हैं, और जब समय अनुकूल होता है, कितना भी आलस्य कर लिया जाए चीजें आ ही जाती हैं। हर 5 से 7 वर्ष में जीवन की परिधि अपने आप धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती है। इसको तो कोई परिवर्तित कर नहीं सकता, पर इतना प्रयास जरूर किया जा सकता है। हम कभी न कभी तो एक दिन ऐसी भावना घटित हो ही जाए कि ये शरीर जिस वास्तविक अनुभूति के लिए प्राप्त हुआ था, उन सभी परिस्थितियों से ऊपर उठकर वो चिन्मय आनंद की अनुभूति हो जाए जो धन की तरह जीवन में उपस्थित रहे। फिर चाहे समय कितनी भी प्रतिकूलता लेकर के आ जाए, पर वो जो एक क्षण का अनुभव किया था, उस क्षण के अनुभव में पूरे जीवन को बिताया जा सकता है। आहा, पिछले वर्ष की ही बात है, एक जगह मैं कथा कह रहा था, एक बाबूजी ने मुझे बड़ी सुंदर बात कही। बोले, महाराज जी और तो सब ठीक है, काम चल रहा है, बढ़ेगा घटेगा, बाल बच्चा भी सब हो गए, पर मैं एक बात सत्य कहता हूं, 7 दिन श्रवण करके इतना आनंद आया कि जीवन में तृप्ति का अनुभव हो रहा है। अब अगर मेरा समय पूरा भी हो जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ चूक दिया, कुछ रह गया। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी, दुनिया की सारी वस्तुओं का मुझे उपभोग कराया, सब कुछ दिखाया, सहज परिवार प्रदान किया, और आज ऐसा सौभाग्य बना। मैंने सुना है जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। जब सुखदेव जी कथा करने बैठे परीक्षित के सामने, तो स्वर्ग से देवता उतर आए, महाराज जरा रुकना रुकना, अभी शुरू नहीं करना, हम एक प्रस्ताव लाए हैं। आप इसलिए तो कथा सुना रहे हैं ना क्योंकि सुखदेव परीक्षित की मृत्यु होने वाली है। हम उसका एक विकल्प आपको बताते हैं। समुद्र मंथन से हमारे पास अमृत था, वो रखा है, आप चाहो तो ये अमृत थोड़ा सा परीक्षित को पिला देते हैं, उसका काम बन जाएगा। और यहां कहां बैठकर कथा कह रहे हो, चलो स्वर्ग में चलते हैं। इंद्र के आसन के ऊपर बढ़िया व्यास आसन लगाया जाएगा, सब व्यवस्थित रूप से बैठेंगे, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े रेप्यूटेड लोग बैठेंगे, और उसके बीच में बैठकर के आप कुछ देर वर्णन कीजिएगा, तब आनंद आ जाएगा। सुखदेव जी ने बड़ी जोर की फटकार लगाई देवताओं को, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचक क्व मणिर महान। अरे देवताओं, कम से कम व्यापार तो ढंग से कर लिया करो। कांच देकर के हीरा लेना चाहते हो, कहां खारे समुद्र से उत्पन्न हुआ ये अमृत, और उसके बदले में भागवत जैसे दिव्य अमृत को लेना चाहते हो ना। भागवत स्वर्ग नहीं जाएगी। अगर स्वर्ग को भागवत सुनना है तो धरती पर प्रकट हो जाए महाराज। उस दिन अगर सुखदेव जी ने यह प्रस्ताव मान लिया होता देवताओं का, तो आज इस हॉल में बैठकर हम लोग कथा नहीं सुन रहे होते। महाराज, जो देवताओं को मिलने के लिए ठुकरा दी गई, आज ऐसी वार्ता मेरे माता पिता की कृपा से, संस्कारों की कृपा से मुझे आज यहां प्राप्त हो रही है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। जीवन को एक बिलक सी तृप्ति प्राप्त हो रही है। ये जीवन की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा आनंद है। इस विशुद्ध आनंद की अनुभूति आनंदमयो अभ्यासात। सुख और दुख हमने अपने जीवन में भोगे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम जब इस संसार में पैदा हुए तो 2 अकाउंट्स अपने साथ लेकर आए थे। सब व्यापारी बैठे तो व्यापारी के हिसाब से समझाना ठीक रहता। 2 अकाउंट्स हम अपने साथ लेकर आए थे। जैसे क्रेडिट और डेबिट 2 अकाउंट होते हैं ना, उसी प्रकार से हम भी अपने साथ 2 अकाउंट्स लेकर आए थे। एक था पाप का अकाउंट, एक था पुण्य का अकाउंट।
इन दो अकाउंट्स को ही प्रारब्ध कहा जाता है। अब हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ, नॉट ऑन द एक्शंस, इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ एक्शन। हमने मेहनत तो बड़ी जोरदार करी और आशा यह समझी थी कि इससे हमें इतना फल मिलेगा, पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, कर्म प्रारब्ध के अधीन नहीं है, फल प्रारब्ध के अधीन है। कल रात्रि में भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। आपके जीवन में जब कुछ अनुकूल घटित हुआ, द वे यू वांटेड, तो आपके पुण्य वाले अकाउंट में से थोड़ा खर्चा हुआ। और जब आपके जीवन में कुछ प्रतिकूल घटित हुआ, द वे यू नेवर वांटेड, तो आपके पाप वाले अकाउंट में से थोड़ा खर्चा हुआ। मैं इसको जरा और सरल कर दूं, जब आपको सुख मिला तो एक्चुअल में अगर 1 लाख पुण्य थे ना, तो अब 50,000 खत्म हो गए। अगर हमें दुख का अनुभव हुआ तो यह समझिएगा कि थोड़ा क्रेडिट क्लियर हुआ। टेक्निकली सुख लॉस है और दुख प्रॉफिट है, क्योंकि जब दुख हुआ उसका मतलब यह था कि जो पाप के अकाउंट में थोड़ा सा क्रेडिट भरा हुआ था, अब उसमें से कुछ खत्म हो गया। ठीक है, कोई पुरानी देनदारी होगी, हमने खत्म कर ली। पूरे जीवन भर में इन दोनों में से कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, कभी हानि, कभी लाभ, कभी यश, कभी अपयश, कभी फेवरेबल, कभी नॉन फेवरेबल, अनफेवरेबल, कभी अच्छा, कभी बुरा। इस परिस्थिति में शास्त्र खड़ा होकर प्रश्न करता है, एक चीज ये बताओ, क्या इस पूरे जीवन में केवल खर्चा ही करने आए हो कि कुछ कमाने भी आए हो? सुख का अनुभव होते ही पुण्य में से खर्चा हुआ, दुख का अनुभव होते ही पाप में से खर्चा हुआ। केवल दोनों अकाउंट से हमने खर्च ही किया कि थोड़ा सा अवसर लगा, और इस पूरे जीवन में सुख दुख दोनों से ऊपर उठ करके हमने आनंद का भी अनुभव किया। सुख और दुख सदा सिचुएशनल होता है और कंडीशनल होता है। आनंद कभी सिचुएशनल नहीं होता, कभी पर्सनल नहीं होता, वो एक ओरिजिनल स्टेट ऑफ योर कॉन्शियसनेस है। जैसे नर्मदा जी का जल कभी बढ़ता है, कभी घटता है। जब बढ़ता है, घाट कभी भी बढ़े हुए जल के हिसाब से नहीं बनते, कभी घटे हुए जल के हिसाब से नहीं बनते। घाट का निर्माण होता है जिस नदी अपनी नियमित धारा में जब बहती है। ऐसे हमारे जीवन में कभी पानी बढ़ता है, कभी पानी घटता है। ये दोनों स्थिति परिस्थितियों के अनुसार है। कभी बारिश न हो तो पानी घट जाएगा, कभी तेज बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी, पर एक स्वाभाविक स्थिति है। जो बिल्कुल नेचुरल है, जिसका स्रोत आपको आपके भीतर मिल सकता है, थोड़ा सा ध्यान करने से, थोड़ा सा चिंतन करने से, थोड़ा अपने भीतर अपनी परिधि पर प्रवेश, जस्ट बी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स। सुख और दुख तो हर व्यक्ति का पर्सनल है। अगर इस हॉल का टेम्परेचर हमने 25 डिग्री मेंटेन किया होगा तो एक आदमी को ठंड भी लग सकती है, एक को गर्मी भी लग सकती है। 2 मित्र थे, प्राइमरी स्कूल तक संग में पढ़ी, अब उसके बाद अलग हो गए। एक बेचारा गांव का बच्चा था, एक बढ़िया शहर में किसी सेठ जी का बेटा था। सेठ जी का बेटा गांव से शहर में शिफ्ट हो गया, वो बेचारा गांव से और बिल्कुल देहात में चला गया। दोनों में दोस्ती इतनी पक्की थी कि आपस में पत्र व्यवहार चलता रहता था। दोनों एक दूसरे को कभी ना कभी चिट्ठी भेजते रहते थे। भैया कम से कम 25 साल निकल गए। पुराना जमाना था,
व्हाट्सएप और वीडियो कॉल अभी इतने एक्टिव नहीं हुए थे, तो बेचारे पोस्ट कार्ड भेजते रहते थे। थोड़ा समय निकला, गांव वाले मित्र को मन किया कि बड़ा टाइम हो गया, एक बार शहर जाकर के मित्र से मिल तो आऊं। बिल्कुल गांव मध्य प्रदेश के कहीं बिल्कुल देहात से बेचारा चला। पहले तो पैदल चला, फिर बैलगाड़ी पर बैठ के चला, फिर बस पर बैठा, फिर पता चला बिल्कुल इंदौर के किसी बड़े क्षेत्र में उसका घर है। पोस्ट कार्ड में एड्रेस लिखा रहता था। पूछता पाछता पहुंचा, बड़ा परेशान। आज 25 वर्ष में वो बेचारा गांव से बाहर नहीं निकला था। उसको सड़क ही न समझ में आई, इतनी तेज गाड़ियां जा रही थी। इसी बात को देखकर तंग हो रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, किस झंझट में हैं। बेचारा बड़ा भ्रमित। एड्रेस पहुंचा तो देखा बड़ी भारी हवेली थी सामने। दरवाजे पर जाके दरवान से पूछा। पहले तो दरवान माने ही नहीं कि सेठ जी का ये दोस्त होगा। फिर भी उन्होंने कहा भैया हम क्यों झंझट करें, चिट्ठियां तो सच में लाया ही है, 5-10 चिट्ठियां लाया है, कोई संबंध मालूम पड़ता ही है। अंदर जाके खबर दी, मित्र तुरंत पहचान गया, बाहर निकल के आया, अपने मित्र को भीतर ले गया। देखकर बड़ी भारी हवेली, गांव वाला मित्र भी आश्चर्य में था। बढ़िया सुंदर एक जबरदस्त इटालियन सोफा डाल रखा था, उसके ऊपर बिठाया। वो उस बेचारे को चौपाल पर बैठने की आदत, बड़ी जोर से बैठा तो सोफे की स्प्रिंग ने फिर से धकेला तो खड़ा हो गया। उस बेचारे ने आज तक सोफे पर नहीं बैठा था। वो थोड़ी देर में पत्नी को कहा मेरा मित्र गांव से आया है, नौकर से नहीं अपने हाथ से भोजन बनाना। अब बेचारी शहर की पत्नी रोटी बनाने गई, बिल्कुल पतली पतली, इसको टिक्कड़ खाने की आदत थी। बिल्कुल पतली अखबार जैसी रोटी, 1 लाए, 2 लाए, 3 लाए, 60 रोटी खा गया। पेट अभी भी नहीं भरा था। वो तो भाभी की हालत देखकर बोला अब रहने दो। रात्रि का समय आया, शहरी मित्र भी जोश में था। यार 25 साल में पहली बार मित्र मिलने आया है। बढ़िया रूम था, एक गद्दा डला था, एक और गद्दा डलवा दिया। एक एसी पहले से लगा था, एक और 2 टन का एसी लगवा दिया। भाई मजे से रहना चाहिए, मेरा मित्र आया है, पूरा जोश में था। रात के समय कमरा बंद किया, दोनों ने शुभ रात्रि कही, वो भीतर गया। उस बेचारे को खोली पेड़ के नीचे सोने की आदत थी। देखा बड़ी तेज ठंडी हवा आ रही है, बेचारे को समझ और ना आए, बंद करने के लिए बटन दबाया तो वो हाई पावर शुरू हो गया। भयंकर ठंड लगे, कंबल में शांति न पड़े तो दोनों गद्दाओं के बीच में घुस गया। जैसे तैसे रात बिताई, पूरी हड्डी जाम पड़ गई महाराज, पीठ में दर्द हो, सांस नहीं आए। बोले यार ये तो 4 दिन में रह लिया तो मेरे को तो शमशान ले जाना पड़ जाएगा, वे तो प्राण निकल जाएंगे। बिन बताए ऐसी खातिर झेलना मेरे बस की बात नहीं है। बिन बताए सुबह 4 बजे उठा और भाग गया। गांव पहुंचा, पत्नी ने पूछा भैया आप तो 5-7 दिन के लिए गए थे, कहां 2 दिन में लौट आए, कैसा है मित्र? क्या बताऊं, बहुत दुखी है महाराज, एक रात में मेरी हड्डी जाम हो गई, बेचारा कैसे झेलता होगा। भाभी देखने में तो बड़ी अच्छी थी, पर पता नहीं ऐसा लग रहा था कि अखबारी फाड़ कर ले आ रही हो। बड़ी मुश्किल, न पेट भरा न नींद आई, करूं तो करूं क्या, बड़ी आफत आ गई। कमर पे बेचारे को चबूतरे पे सोने की आदत, डबल गद्दे पर सोया, कमर भीतर घुसी, धनुष बाण हो गया महाराज। पीठ में और दर्द हो रहा है मेरे, बड़ी आफत हो गई महाराज। बढ़िया पत्र सी मित्रता ही अच्छी है। अगले दिन मित्र शहर का उठा, देखा मित्र सवेरे सवेरे भाग गया, बड़ी पीड़ा हुई। यार ये क्या मतलब हुआ। 1-2 दिन में उसने भी गांव जाने का प्लान बनाया, लगता है मित्र नाराज होके चला गया। 2 दिन में ऑफिस से फुर्सत लेकर के शहरी मित्र भी गांव की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। पता चला अपनी बड़ी भारी मर्सिडीज लेकर निकला, पर पता चला ये तो शहर से अंदर कच्चे रास्ते पर जाना था। थोड़ी देर में गाड़ी फंस गई, कोई रास्ता ही नहीं था। बैलगाड़ी पर बैठकर जाना था, बैलगाड़ी पर बैठा, बेचारे को गाड़ी में बैठने की आदत, L3 L4 हिल गई दोनों।
फिर आगे चला, पता चला पैदल जाना है। जैसे ही पैदल उतरा, गांव में चलना शुरू हुआ, गांव के सारे कुत्ता पीछे पड़ गए। उन बेचारों को ऐसे आदमी को देखने की आदत ही नहीं थी। टाई सूट पहना, मित्र से मिलने आए, उन्हें लगा कि हमारी पूंछ पीछे होती है, ये लोग गर्दन में लगा के घूमते। बेचारी की पेंट वेंट फाड़ डाली, जैसे तैसे बच बुच के पहुंचा, पता पूछ पाछ के पहुंचा। मेरा बढ़िया सुंदर खेत के बीच में छोटी सी उसकी एक मकान बना हुआ था, बड़ा खुश था। पहुंचा गांव के मित्र के पास, ने देखा, अरे तू आया, वाह, आज बताऊं खातिर कहते किसको है महाराज। जल्दी आ, बैठाओ बैठाओ। बढ़िया सुंदर मूड़ा खींच के बिठा दिया। और मूड़े पे उसको बैठने की आदत क्या, मूड़े में सीख होती है, पीछे घुस गई सब महाराज। बड़ी पीड़ा। बोले तो बोले कैसे। थोड़ी देर में भोजन का समय आया, पत्नी से कहा अपने हाथ से बनवाना। वो रोज बनाती थी भैया 1 इंच मोटी रोटी, आज उसने बनाई 2.5 इंच मोटी रोटी महाराज। जब सामने धरी तो पहले तो उसे लगा कि प्लेट ही धरी है, प्लेट पर प्लेट क्यों धर दी। जो खाने का नंबर आया तो तोड़कर मुंह में रखा, तो जैसे ही चबाया, शहरी मित्र ने ऊपर मुंह किया तो दांत रोटी के भीतर ही रह गए। बेचारे के शहरी दांतों को टिक्कड़ खाने की आदत ही नहीं थी। जैसे तैसे 2 गस्सा खा के बोला, नो आई हैव सम प्रॉब्लम। थोड़ी देर में सोने का नंबर आया, ला बेटा तेरे को लेके चलूं मेरे गांव की सबसे वीआईपी जगह। पेड़ के नीचे सुंदर चबूतरा बना था, मिट्टी और गोबर का लेप लेके उस चबूतरे के ऊपर बिछा दिया, दरी ऊपर से डाली, मोड़कर कंबल डाल दिया। ये सबसे वीआईपी जगह, यहाँ गर्मी कभी लगी नहीं सकती, यहाँ सो जा। वो गोबर देखकर नाक बंद करे, कौन सा नाइट परफ्यूम लॉन्च हुआ है महाराज। उसके नीचे लिटाया, रात भर पत्ते हिलते पेड़ के। जिंदगी में जितने हॉरर शो देखे थे सारे याद आ गए। अभी प्रेत उतरा, अभी भूत उतरा। जैसे तैसे 4 बजे उठ करके भागा, सब छोड़ करके महाराज पहुंचा शहर में। फटी हुई पैंट, उधड़ दी गई टाई, उठे हुए बाल, आंखें लाल, धूल धूसरित। पत्नी ने पूछा, भैया 4 दिन को गए थे, 2 ही दिन में वापस आ गए, कैसा है मित्र। क्या बताऊं, बड़ा दुखी है यार। एक रात में मेरी ये हालत हुई, बेचारा 20 साल से क्या भुगत रहा होगा। वो अपनी परिस्थितियों से विपरीत परिस्थिति को दुख मान रहा है, वो अपनी परिस्थितियों से विपरीत परिस्थितियों को दुख मान रहा है। वास्तव में उसने अपने सुख को नियमित कर लिया है, उसने अपने सुख को नियमित कर लिया है। दोनों के सुख और दुख की अपनी अपनी परिभाषा है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो न वो दुखी है और न वो सुखी है, न शहरी सुखी है न शहरी दुखी है। दोनों ने अपनी अपनी मान्यताओं से सुख और दुख की परिभाषाओं को गढ़ लिया है। ऐसे ही हम सब ने भी अपने जीवन में सुख और दुख की परिभाषाओं को, अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी मान्यताओं, अपनी अपनी शिक्षाएं, अपने अपने विचारों से गठित कर लिया है। अब जब वो परिस्थिति नहीं होती तो हम उसे दुख की घोषणा कर देते हैं, और अपेक्षा के अनुसार जब वो परिस्थिति घटित हो जाती है तो हम उसमें सुख की घोषणा कर देते हैं। पर वास्तविकता का अनुभव कब होगा, जब जीवन में किसी न किसी दिन इस सुख और दुख, इन दोनों मान्यताओं से निवृत्त होकर जब आप वास्तविकता में बैठेंगे, तब आपके ऊपर आनंद के बादल बरसेंगे महाराज। यही उसकी वास्तविक अनुभूति है। और मैं आपसे सत्य कहता हूं, उस केवल आनंद के दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, पर आपको इन 2 में से एक ही चीज परोस सकती है, या तो सुख दे सकती है या दुख दे सकती है। इन 2 के अलावा दुनिया के जितने साधन हैं, इससे ज्यादा कुछ दे नहीं सकते।